लोगों को ये11 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज केमिस्ट्री का सेट नंबर 14 है, जो एलटी का ग्रेड का पेपर का एग्जाम का है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि क्लासेज के ऑफर के बारे में बता दें। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो फीस रखी गई है, फीस मात्र 149 रुपया पर मंथ। एक मंथ की फीस मात्र 149 रुपये पर मंथ। देखिए, क्लास कल से हो सकता है ऐप पे की कल क्लास लगे। कल की क्लास जहां तक है ऐप पर ही चलेगी, इसलिए आप लोग जिन लोगों को जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 5 तारीख के बाद आपकी फीस 399 कर दी जाएगी। 5 सितंबर तक आपकी फीस कितनी है? 149 रुपए पर मंथ की है। 5 सितंबर के बाद अर्थात 6 सितंबर के बाद आपकी फीस जो हो जाएगी वह हो जाएगी 390 रुपीज पर मंथ की। तो जिन लोगों को लेना है एडमिशन, वह दिए गए नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले लें और ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप ये11 क्लासेज प्रयागराज का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, ऐप को आप लोग निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, केवल 149 पर ही आपको पूरे मंथ का टेस्ट पेपर मिलेगा। और एक बात अच्छी कि टेस्ट पेपर डिलीट नहीं होंगे, ऐप में बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर क्या है। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन C12H22O11 प्लस H2O C6H11O6 प्लस C6H11O6 इज क्या ऑर्डर होगा? दीपक कह रहे हैं कि दीपक पटेल जी कह रहे हैं ऑर्डर 1 होगा। देखिए, यदि इस रिएक्शन का रेट लिखा जाए, रेट अर्थात अभिक्रिया की दर जो होगी वह K कंसंट्रेशन ऑफ C12 H22O11 और इसका पावर 1 है, तो अर्थात जो कोटि होगा वह हमारा कितना होगा? 1 के बराबर। लेकिन इस रिएक्शन की यदि आणविकता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? आणविकता की बात की जाए तो आणविकता जो होगी वह 2 के बराबर होगी। मॉलिक्यूलरिटी जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वह कितने के बराबर होगी? 2 होगी। एक मॉलिक्यूल ये होगा और एक मॉलिक्यूल से ये हो। ऐसे रिएक्शन को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आभासी या छद्म अभिक्रिया के नाम से भी यह रिएक्शन आभासी रिएक्शन या छद्म या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी आपका एक तरीके से क्या है? मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी रोहित जी, कोटि 1 होगा। लेकिन अगर इसके स्थान पर ये
सेम एग्जांपल्स आपका अगर एस्टर का लिया जाए, अगर इसकी भी हाइड्रोलिसिस किया जाए H2O के प्रेजेंस में, तो यह प्रोडक्ट देता है एसिड प्लस एल्कोहल देता है, और प्रोडक्ट के पर कभी रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो सिंपली बात क्या की जाएगी, रिएक्शन का कोटि जो होगा 1 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मॉलिक्यूल्स is in vibrational motion associated with energy is equal to following 3/2 kT, 1/2 kT, kT 2 kT के बराबर होता है। बताइए जरा आंसर। दीपक पटेल कह रहे हैं प्रीति विश्वकर्मा भी कह रहे हैं 2 का बी होता है। ये मॉलिक्यूल कितना होगा 1/2 kT। A molecule is in vibrational motion associated with energy is equal to 1/2 kT के इक्वल ही होता है। तो सही आंसर होगा 1/2 kT के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इज, नंबर 1 का प्लेनर है, स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट इजिली फॉर्म्ड, वेरी रिएक्टिव। बताइए जरा इसका आंसर। तो टर्सरी कार तीसरा का आंसर दीजिए। पहला कह रहा है कि प्लेनर होता है कि स्टेबल बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट इजिली फॉर्म, वेरी रिएक्टिव। दीपक पटेल कह रहे हैं तीसरे का ए ऑप्शन सही है। पहले हम लोग देखते हैं टर्सरी कार्बोनियम आयन है क्या। CH3 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 ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने के कारण से इसका शेप जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अर्थात पहला तो ऑप्शन सही है। इधर देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 है, इसलिए यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अर्थात नो बॉन्ड रेजोनेंस भी शो करेगा। क्लियर। अब जरा देखिए पहला और दूसरा जिसमें होगा वही सही होगा। नॉट इजिली फॉर्म, टर्सरी कार्बोकटायन बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। फिर कह रहा है वेरी रिएक्टिव, ये वेरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखिए जैसे आपने दो ऑप्शन देखा, फर्स्ट सेकंड देखा जाए तो उसमें फिर आगे ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप जैसे वो चेक किया कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्ट है,
तो देखा गया किसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है, ए में, तो ए को ही हम सही कह देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डाइबोरेन? इट हैज टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। When methylated, the product is Me4B2H6. The bridging hydrogen are in planar perpendicular to the rest. All the 6 hydrogen bond distance are equal. बताइए जरा इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डाइबोरेन से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है। नहीं याद आ रहा है संदीप जी? चलिए हम याद करवा देते हैं। ये डाइबोरेन है, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है। प्रीति विश्वकर्मा कह रही है कि डी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। इट हैज टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन, एक ब्रिज हाइड्रोजन, तो अर्थात 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसे टर्मिनल हाइड्रोजन कहा जाता है और इसे कहा जाता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ये तो ऑप्शन सही है पहला। व्हेन मेथिलेटेड द प्रोडक्ट इज Me4, जब मेथिलेशन करते हैं तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, इसके स्थान पर क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है। तो अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ये ब्रिजिंग के हाइड्रोजन कभी भी मिथिलेशन नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिजिंग हाइड्रोजन आर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द, जो प्लेन होता है यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात यही ऑप्शन है। ऑल द 6 बॉन्ड BH बॉन्ड आर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू, देखिए ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड एक जैसा नहीं है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सही गलत स्टेटमेंट यही है कि ये 4 हाइड्रोजन की तो बॉन्ड लेंथ सेम होती है, लेकिन इस बोरान हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, क्योंकि यह ब्रिजिंग हाइड्रोजन स्ट्रक्चर शो करता है। According to Vesper theory, what are the bond angle in ammonia, water and SF6 respectively? आपको बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का बताना है आपका कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार किसका बॉन्ड एंगल किसके इक्वल होगा। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 5 का आंसर दीजिए आप लोग। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 5 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। ये है हमारा अमोनिया, ये है वाटर और ये है SF6। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp3, इसका भी sp3, इसका sp3p2। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। इसका शेप जो होता है पिरामिडल होता है, पिरामिडल होगा और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो माना गया है वह 107 डिग्री 48 मिनट्स के बराबर। अगर ऐसे नहीं तो याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाटर का बॉन्ड एंगल होता है
104 डिग्री, और यह ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाता है सेम हाइब्रिडाइजेशन पर, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस घेरता है एज कंपेरिजन बॉन्ड पेयर। तो 107, 104, 90 कोई है, 104, 107, 90, पहला ही ऑप्शन हमारा दिया गया है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एच ई इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई। इसमें करेक्ट पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दूसरा करा डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। सी कह रहा है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, ओ सॉरी, only if the number of moles of gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactant. D, delta H is less than delta E only if the number of moles of gaseous product is less than the number of moles of gaseous reactant. जय प्रजापति कह रहे हैं सिक्स, जय कह रहे हैं कि 6 का ए सही है, दीपक कह रहे हैं कि 6 का बी सही है। चलिए देखते हैं। डेल्टा एच बराबर बहुत फेमस रिलेशन है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। देखिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो डेल्टा एच इज डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। देखिए डेल्टा एच है, डेल्टा ई है, डेल्टा एन है, आर और टी है। आपको बताना है इनमें कौन सही होगा। बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके। जल्दी से बताइए बताइए। हेलो हेलो, देखो अभिषेक का 13 नंबर पीडीएफ भेजा गया है, जरा भेजो। 13 नंबर कल भेजा गया, ठीक, निष्ठा डालिए 13 नंबर का, उसको भेजो हमारे 13। हाँ हमारे पास भेजो भाई, अभिषेक ने भेजा है। इधर देखिए कह रहा है कि डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये कभी नहीं, क्योंकि ये किस पर निर्भर करेगा, यह डेल्टा एन की वैल्यू जो होती है वह जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तीनों वैल्यू अगर निगेटिव भी होगी पॉजिटिव होगी तो अर्थात यह दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब जरा देखिए डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, जो डेल्टा एन होता है इक्वल टू एनपी माइनस एनआर होता है, ठीक। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई कब होगा, जब हमारा देखिए व्हेन
डेल्टा एन इज इक्वल टू निगेटिव होगा। तो क्या करा है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये तो गलत हो गया, क्योंकि एनपी माइनस ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, अर्थात यह वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अर्थात यह तो गलत हो गया। डेल्टा एच इज लेस देन 1 E if the number of moles of gaseous product is less than number of moles of gaseous only if the number of moles of gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactant. Only if the number of moles of gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactant. हाँ, डेल्टा एन की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी, अगर डेल्टा एन निगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा इज लेस देन डेल्टा एच इज लेस देन ई। व्हेन कब होगा, जब डेल्टा एन इक्वल टू निगेटिव होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। क्लियर? देखिए, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऑलवेज कह रहा तो ऑलवेज तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि डेल्टा, देखिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन होता है, आर टी होता है। डेल्टा एन की वैल्यू 0, पॉजिटिव, आर नेगेटिव, सब कुछ 0 हो गया तो जीरो कंडीशन फेल गई। अब यह डेल्टा ई तभी ज्यादा होगा जब हमारा क्या होगा, डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, अगर निगेटिव 1 आ जाए, 1 आर टी, या तभी संभव है जब डेल्टा एन इक्वल टू -1 हो। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PCl plus cation is surrounded by 4 bonding pair of electron and no lone pair. What will be the geometry? Square planar, hexagonal, octahedral, टेट्रा। वर्ग समतली, हेक्सागोनल है, ऑक्टा टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकी, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही है? प्रीति सेवंथ का डी। देखिए PCl4 है, इसके बाहरी कोश में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो बॉन्ड पेयर कितने बचे, 4, तो बॉन्ड पेयर 4, चारों चले गए, बॉन्ड लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री जो होगी कैसे होगी, टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकी के बराबर हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेवंथ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं और आपने इसको यह पहचान करना है कि कौन सा दो
अर्थात दो देखिए हर के ऑप्शन के साथ कितना दिया गया, दो दिया गया। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच के बताइए। जल्दी से बताइए आंसर। अरे कोई तो आंसर दीजिए। जय प्रजापति कह रहे हैं 8 का सी आंसर सही है, 1 और 4। इधर देखिए, जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है, पिस्टन 1 पिस्टन 2, इसमें जो होता है यह एडियाबैटिक, या क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस होने के कारण से क्या कहा जाता है, हीट कांस्टेंट होती है। तो पहला क्या होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पूरे सिस्टम में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। और सबको याद है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है। और पूरी ट्यूब थर्मली इंसुलेटेड होती है, अर्थात ना हीट अंदर की बाहर जा सकती है और बाहर की ना तो अंदर जा सकती है। इट मीन्स प्रोसेस इज एडियाबैटिक होगा। और क्या होगा, आइसो एंथैल्पिक होगा। अर्थात 2 ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन इज सम 10 to power 30 times more acidic than the cyclopentane. The reason is that cyclopentadiene is a conjugated olefin. Cyclopentadiene has both sp2 and sp3 hybridized carbon anion. Loss of one of the hydrogen of CH2 group of cyclopentadiene as a proton result in the formation of a stable resonance anion. Cyclopentadiene is a strain-free cyclic system. आपको बताना है, देखिए ये दो हैं, ये साइक्लोपेंटाडाइन है और ये साइक्लोपेंटेन है। कह रहा है कि यह 10 to power 30 टाइम्स मोर स्टेबल है एज कंपेरिजन टू दिस। क्या कारण हो सकता है। दीपक पटेल कह रहे हैं 9th का सी ऑप्शन सही है। बताइए जल्दी से। बस केवल एक लोग 9th का सी। चलिए देखते हैं। अगर यह
माइनस एच प्लस ब्रेक करे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर ये माइनस एच प्लस ब्रेक करता है तो एक कार्बन एनायन बनता है जो कि क्या करता है, रेजोनेंस शो कर लेता है, और रेजोनेंस शो करने के बाद कहां चला जाएगा, ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। फिर ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा, ये रेजोनेंस शो करने के कारण से रेजोनेंस क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ाने के कारण से क्या होगा, यह मोर एसिडिक कहा जा सकता है और ज्यादा स्टेबल होगा। तो सही आंसर क्या है, लॉस ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ CH2 ग्रुप of cyclopentadiene as proton result the formation of stable resonance anion का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, कल से क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे। हमको भी लग रहा था कि आप लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो कल से क्वेश्चन आपका हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। कल से जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका हिंदी मीडियम में भी रहा करेगा। हमको लग रहा है कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो कल से पेपर में रहेगा हिंदी मीडियम, क्लियर ना। हमको ये थोड़ा सा आभास हुआ कि आप लोग को इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है। ये रेजोनेंस के कारण से क्या होगा, हमेशा जो भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा वह सदैव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है भाई, हम देख लिया, नेक्स्ट टाइम आपका दोनों मीडियम रहेगा पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रोल ऑफ द कैटलिस्ट इज। चलिए हम हिंदी वर्जन आपको कर दे रहे हैं, हिंदी वर्जन आपको मैं बता भी दे रहा हूं। पहला देखिए क्या रहा है, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा को कम कर दे रहा है। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। दूसरा, इंक्रीज द रेट ऑफ अटेन ऑफ इक्विलिब्रियम, यह इक्विलिब्रियम को तेजी से प्राप्त कर लेता है। डिक्रीज द रेट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यह इक्विलिब्रियम को धीमे प्रोसेस से प्राप्त करने देता है। तो गुड्डू कह रहे हैं कि 10 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो कैटलिस्ट होते हैं इस चीज को ध्यान रखिए, सदैव एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना। तो पहला सही स्टेटमेंट कौन होगा, ये होगा। तो इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे यह ग्राफ में होते हैं, या ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है यहां से यहां तक, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को घटा देते हैं। तो हम चेक करेंगे उस ऑप्शन को जिसमें हमारा जो है कि 1 नहीं है, तो हमारे पास ए तो होंगे नहीं। 2 ऑप्शन हमारा गलत है। फिर इंक्रीज द रेट ऑफ अटेन ऑफ इक्विलिब्रियम, यह तेजी से इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। डिक्रीज अटेन ऑफ इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट जो होता है वो डिक्रीज नहीं करता बल्कि तेजी से इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। तो सही आंसर होगा 1 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, HCl sequence in order of increasing pH of the 0.1 solution of these will be। आपको इसमें से बताना है कि पीएच का ऑर्डर क्या होगा अगर सबके सेम मोलर सांद्रता में लिया जाए तो। गुड्डू कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही होगा। जल्दी से और लोग बताइए, आंसर दीजिए।
देखिए कौन कौन से कंपाउंड दिए गए हैं, NaCl है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम साइनाइड है, HCl है। HCl हमारा प्रबल अम्ल होता है, ठीक। अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें, NaCl क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, NaCl स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड से बना साल्ट सदैव उदासीन होता है। अर्थात अब बचा हमारा, ये देखिए, ये होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का होगा, तो यह भी अम्लीय होगा क्योंकि प्रबल क्या है, अम्ल है। सोडियम साइनाइड है, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो NaOH प्लस H2CO3 बनता है। ये देखिए, ये प्रबल क्षार है और जैसे जैसे क्षारीयता बढ़ती है वैसे वैसे पीएच का मान बढ़ता है। गुड इवनिंग कृष्णा, चलिए जल्दी से बताइए आंसर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम साइनाइड का होगा। 3 ऑप्शन किसमें सबसे ज्यादा है देखा जाए तो इसी में 3, इसी 2 में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। उसके बाद किसका है, ये प्रबल अम्ल है, ये भी क्या है, अम्लीय है, तो पीएच किसका ज्यादा होगा, उदासीन का। तो उदासीन सोडियम क्लोराइड कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो 1 नंबर अर्थात यही हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर वाला अमोनियम क्लोराइड बाद में होगा, सबसे कम ये Cl का होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि आप सबसे प्रबल, सबसे कम पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, NnCH3 का होल थ्राइस एंड NSiCH3 मॉलिक्यूल्स। आपको ज्योमेट्री बताना है। चलिए देखते हैं किसका है, NH3 है, NCH3, CH3, CH3 है, N SI, यहां देखिए इसका लोन पेयर, इसके भी लोन पेयर, इसका जो पी पाई है वह डी पाई के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, अर्थात लोन पेयर इसके पास बचेगा ही नहीं, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर के बराबर हो जाएगी। अर्थात इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी। इन दोनों का लोन पेयर के कारण से ज्योमेट्री कैसे होगी, पिरामिडल के आकार में होगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के
बॉन्डिंग के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं जरा कि बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। बोथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब अगर इंटर और इंट्रामालिकुलर को हम हीट करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, अर्थात पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए हमको अगर नहीं आ रहा तो हम 3 4 को कैंसिल कर देंगे। इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसअपीयर ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। अब जैसे जिसमें इतना क्लियर हो उसको छोड़ दीजिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लोअर देन दैट ऑफ दोज कंपाउंड व्हिच हैव इंटरमॉलिक्यूलर। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंट्रा में ध्यान रखिए, इंट्रामॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ही अणु होता है इंट्रा में, और इंटरमॉलिक्यूल में क्या होता है, बहुत सारे अणु होते हैं। तो क्या करा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 भी सही कर रहा है। तो एक चीज चेक कर लीजिए, जिसमें 1 और 4 हो वो तो सही होगा। चलिए ये भी गलत। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपीयर ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिसअपीयर ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यह कभी भी, ऑप्शन सी इज मॉडिफाइड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपीयर ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह हमारा डिसअपीयर ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर बढ़ाने पर हमारा अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कर रहा है, एक को चेंज करिए सर। इंट्रा 1 और 4 का तो ऑप्शन सही है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपीयर ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन है। सी ऑप्शन सही है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसअपीयर ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ये तो सही ही ऑप्शन कह रहा है। हमारा 2 ऑप्शन जो है वह गलत है, तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 3 और 4 होना चाहिए। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामालिकुलर डिसअपियर पर वह कोई चेंज नहीं होता, डिसअपियर हो भी नहीं करता, वो जितना कंसंट्रेशन थी उतना बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस कैन बी लिक्विफाइड एट ए टेम्परेचर T Kelvin and pressure P provided that, हेलो बेटा जो कल अभिषेक के पास भेजे तो वो पीडीएफ भेजो, जो बिना जिसका पीडीएफ बना के भेजे थे अभिषेक अंकल के पास उसको भेजो। नहीं कल का 13 नंबर हमारे पास भेजना, जो अंकल के पास भेजो। हाँ बताइए जरा भाई। देखिए पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि T इज इक्वल टू टी सी, P इज लेस देन पी सी, P is greater than TC and P is greater than PC, T is less than TC and P is greater than PC, T is less than TC and P is less than TC। पहले समझ लीजिए होता क्या है। कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई गैस क्या होते हैं, ऊपर लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो पाए। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है चाहे जितना प्रेशर लगाएं वह गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो पाती है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, T इज लेस देन TC। जो अप्लाइड टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से सदैव कम, तो जिसमें T इज लेस देन TC होगा वही ऑप्शन हमारे सही है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा हमारा क्या कि जो क्रिटिकल प्रेशर है उस प्रेशर से हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन PC होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस चीज को ध्यान रखें, क्रिटिकल प्रेशर से हमें क्या करना है, क्रिटिकल प्रेशर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना है और टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को ऊपर पहुंच गए, सर टेम्परेचर, हाँ ठीक है रविकांत कर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विड में चेंज ना कर सके उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन चलिए देखा जाए। इसको सिलेक्ट 1 और 2 को सिलेक्ट करके बताना है। इसको KA नहीं बल्कि EA होना चाहिए।
बताइए जरा क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। दीपक पटेल कह रहे हैं 15 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, देखिए जो आ रहा म्यूजेट 1 सीपी डेल एच और डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये तो पहले सही है, इसको मिला लीजिए। ये होता है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन, इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आर्हीनियस इक्वेशन ऑब्टेन होता है। ये हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, ला सेटेलियर प्रिंसिपल होगा, ए का थर्ड, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is the correct statement? The conjugate acids of NH3 and NH2 minus, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस बताने हैं। तो सर ये एसिड ही पूछा है, कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ अमोनिया एंड NH2 माइनस आर। दीपक कह रहे हैं कि 16 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए जरा देखते हैं, जिसका कॉन्जुगेट एसिड पूछे ये NH3 है, इसमें H प्लस दे दीजिए। NH2 माइनस है, इसको भी H प्लस दे दीजिए। H प्लस दे देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो देख लीजिए NH4 प्लस और NH3 रेस्पेक्टिवली किसमें है, बी ऑप्शन में सही है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, दूसरा समतली होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, संयुग्मन होना चाहिए, चौथा हकल रूल अप्लाई होना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू एरोमेटिक जो आता है n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। एंटी आता है जब n का मान 1/2, 2/3 डॉट डॉट। यहां से जरा देखा जाए, ए प्लस चार्ज है, कॉन्जुगेशन में साइक्लिक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, दिस इज योर एंटी। यहां से कितना होगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n इज इक्वल टू 1, अर्थात यह एरोमेटिक होगा। इसको देखा जाए तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है। पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, 2, 4, 2, 3, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1, ए भी एरोमेटिक होगा। इसका देखा जाए तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 4/6 अर्थात 2/3, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन कौन से है, बी और थर्ड, सेकंड और थर्ड
तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, एक पाई बांड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंसीडर कैसे करेंगे, एक पाई बांड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Alkali metal in liquid ammonia are blue in the color because they contains alkali metal cations. The free electron is trapped in solvent case. An ion or pair is formed. An amide ion is formed. दीपक कर रहे हैं, देखिए जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में देते हैं, लिक्विड अमोनिया देते हैं तो यह देता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अर्थात NH3 माइनस। इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से वह ब्लू कलर ऑब्टेन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से। द फ्री इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन सॉल्वेंट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फिगर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरोज इन हावर्थ प्रोजेक्शन। इनमें से आपको यह बताना है कौन सा हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में हमारा बीटा डी ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर है। देखिए, आपको बीटा डी ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर बताना है तो बीटा डी ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर देखिए, ये बीटा डी ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर होता है, हम बता दे रहे हैं, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ये बीटा डी ग्लूकोज है, दिस कार्बन इज एनोमरिक, ये एनोमरिक कार्बन होता है। अगर बीटा ऊपर है तो ऊपर डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में होता तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा। और यहां पर देखिए OH नीचे है, दाहिने तरफ है तो वह हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और यदि लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वह सदैव कहां लिखा जाएगा, हमारा ऊपर लिखा जाएगा। इसी से देख लीजिए, यहां OH बाएं तरफ है तो ऊपर, ऊपर किसमें है देखा जाए, ऊपर इन्हीं दो में है तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो पॉसिबल होंगे नहीं। चलिए, अब ये दाहिने तरफ है तो नीचे होना चाहिए, नीचे है, बाएं तरफ हो तो ऊपर हो, दाहिने तरफ हो तो नीचे है, अर्थात ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर बाएं तरफ हो तो ऊपर लिखा जाता है, दाहिने तरफ होता है तो नीचे लिखा जाता है। चलिए, कुछ कंपाउंड्स के इक्वेशन दिए गए हैं, इनको करेक्ट मैचिंग कराना है, कौन किसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन दिया गया है, किरचॉफ इक्वेशन दिया गया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, हेस लॉ कहता है कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप्स में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, एंथैल्पी का चेंज सदैव सेम होता है, अर्थात इसका तो यही मिला। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज एंड रीच मैक्सिमम, ये भी सही मैच ही है। आर्हेनियस इक्वेशन कहता है वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी रिएक्शन विद टेम्परेचर, नहीं, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर होता है, और किरचॉफ इक्वेशन होता है वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। तो ए का 2
अच्छा, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो करेक्टली मैच कौन कौन सा है? हमारा 3 एंड 4 करेक्टली मैच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, ई ए इक्वल टू जीरो कर रहा है। द रेट कांस्टेंट के इक्वल टू कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर इस रिएक्शन की क्या वैल्यू होगी? अरे भाई देख लेते हैं। के बराबर क्या होता है? ए ई टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होती है। तो क्या हो जाएगा? ए ई टू पावर माइनस 0 अपॉन आर टी, अर्थात यह वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। के इज इक्वल टू ए, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो के की वैल्यू क्या होगी? जो पहले मिली रही होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, अर्थात कौन सा होगा? अरे इसी को 4 कर लीजिए, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी में कोई बदलाव ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द d orbital which has the maximum electronic probability density lying in the two axes is known as dx square minus y square dz square dxy dxz। जब वो वैल्यू कांस्टेंट के आएगी, जो पहले कह रहा वही बाद में भी कह रहा होगा। बताइए। द d ऑर्बिटल विच हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी। देखिए, जो डी एक्स वाई जेड होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोऑर्डिनेट इस तरीके के होते हैं। डी जेड स्क्वायर की संरचना इस तरीके से होती है, और ये डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स का होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की संरचना कैसे होती है? वह एक्सिस पे होती है, तो यह संरचना होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करल लविक क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों एक्सिस पर ऑप्टेंड होते हैं। 23 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द साइज ऑफ द लेंथेनाइड m3 प्लस आयन डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ m इंक्रीजेज। Electronic spectra of lanthanide show very broad bands. As the transition metals, coordination number is 6 is very common in lanthanide complexes. The size of lanthanide m+3, एटॉमिक नंबर बढ़ने से, देखिए lanthanide में एटॉमिक नंबर बढ़ने से आकार घटता है। घटता है किसके कारण? ड्यू टू lanthanide the size of m3 plus ion decreases as the atomic number increases। अर्थात यह ऑप्शन सही कर रहा है, अर्थात ये तो हमारे गलत हो गए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनाइड सो वेरी ब्रॉड बैंड। लेंथेनाइड जो स्पेक्ट्रम होता है ब्रॉड बैंड नहीं बल्कि मिलता, बल्कि शार्प बैंड मिलता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एज द विथ ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज वेरी कॉमन इन लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेज। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज नॉट कॉमन, बल्कि 6, 7, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी कॉमन इन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ओ सॉरी लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेज। तो ओनली 1 हमारा सही होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 कह रहा है, एट 27 सेंटीग्रेड 2 मोल्स ऑफ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर against at constant pressure of 1 atmosphere. What is the work done in calorie? 1 atmosphere liter is equal to 24.2 कैलोरी। आपको वर्क डन की वैल्यू को बताना है।
देखा जाए जरा, तो वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 इंटू 20 - 10 इक्वल टू 10 एटम लीटर, और 1 एटम लीटर बराबर 22.4 कैलोरी दिया गया है। तो इसी में W बराबर 24.2 गुणते 10 बराबर 242, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एथिल एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फ्रॉम मेथिल एल्कोहल, ये हमारा एथिल एल्कोहल है और ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। एक्शन ऑफ Cl2, एक्शन ऑफ अमोनिया, डिटरमाइनिंग देयर सॉल्युबिलिटीज ऑफ वाटर, डी कर रहा है आइडोफार्म टेस्ट। जल्दी बताइए। ट्वेंटी फाइव का डी ऑप्शन करें दीपक पटेल। देखिए, एक्शन आप इनसे डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। हेलो फार्म रिएक्शन, हेलो फार्म रिएक्शन जो होती है वह प्राइमरी एल्कोहल में एक केवल देता है, एथनॉल देता है, अर्थात ये हमारा हेलो फार्म टेस्ट देगा और यह हेलो फार्म टेस्ट नहीं देगा। तो सही आंसर क्या होगा, आइडो फार्म टेस्ट के द्वारा एक दूसरे को सेपरेट किया जा सकता है। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली वन अल्कोहल हेलो फार्म टेस्ट देता है, वह हमारा है एथिल अल्कोहल। प्रोपेनॉल नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखिए। इथेनॉल तो देता है हेलो फार्म, लेकिन कभी भी प्रोपेनॉल हेलो फार्म टेस्ट नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड एसीटोन दिया गया है, ए इज क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, ए की क्या पॉसिबिलिटी है। छब्बीस का सी कह रहे हैं। देखिए, यह रिएक्शन आपने ऐसे पढ़ा होगा, AlO अरे AlO इसे कहा जाता है एल्युमिनियम आइसो ब्यूटाऑक्साइड। यह हमारा रिएक्शन कहलाता है एमपीवी रिएक्शन, मिर्वेन पनराफ वर्ली रिडक्शन कहलाता है। इसमें इस एसीटोन का जो एसीटोन है, रिएक्शन जब कराते हैं, इसका जो होता है रिडक्शन होता है और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ का H और यहाँ का H निकल जाएगा, ये दोनों, और इसके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इनमें से प्राथमिक एमीन को विभेदित किया जा सकता है। लिब्रेमैन्स नाइट्रोसो अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या उन पर सोडियम की अभिक्रिया द्वारा। जल्दी से बताइए। सत्ताईस का बी, लिब्रे अरे भाई दिमाग लगाइए। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन में से प्राइमरी एमीन को, और प्राइमरी एमीन को हम किसके द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा। केवल प्राइमरी एमीन ही आरएनसी बनाता है, तीव्र दुर्गंध वाला गैस। सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन क्लोरोफॉर्म एंड केवेट के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देते। तो सही आंसर क्या होगा? केवल कार्बिल एमीन के द्वारा हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। फिनांथ्रीन में कौन सा स्थान अधिक अभिक्रियाशील है? 1, 2, 9, 10, 3, 4, 5, 6। रेशो देखिए, जो पेपर है वह आपका जीआईसी में भी पूरा प्रैक्टिस सेट एकदम काम आएगा, नो डाउट। ठीक, तो जीआईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एलटी हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, केमिस्ट्री का कोई भी पेपर होगा वो सब यही पर पूछा जाएगा। वहां पर भी एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जीआईसी में, लेक्चर में, उसको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिनांथ्रीन, ये हमारा फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर होता है। इसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसका अगला नाम क्या है? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इनके जो नॉमेनक्लेचर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 9, 10 पोजीशन हमारी मोर रिएक्टिव होती है। इट मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर माना गया है तो वह 9 और 10 पोजीशन इसकी। और एंथ्रासीन जो होती है, ये हमारा एंथ्रासीन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी 9, 10 पोजीशन एंथ्रासीन की भी रिएक्टिव होती है और फिनांथ्रीन की भी रिएक्टिव। चलिए क्या कर रहे हैं सर? जो टॉपिक एक्स्ट्रा है, रेशु जी परेशान मत न होइए, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है? उसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए 29 नंबर का रहा है, यह कंपाउंड इसमें से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। एक्स कैन बी कंसंट्रेट H2SO4, एल्कोहलिक KH, ट्राई एथिल नाइट्राइड, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड पोटेशियम, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 29 का ए ऑप्शन सही होगा। जरा देखते हैं 29 का ए ऑप्शन कैसे सही होगा। ऐसे समझिए, इसको H+ दे दीजिए, यह एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा
तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ गया। अब यह इलेक्ट्रोफाइल हमारे एनदर बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्लस चार्ज, यहां चला जाएगा, यहाँ का H इसके साथ क्या करेगा, अरे सॉरी, इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये क्या होगा, बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा, देखिए इस पर प्लस हो जाएगा और यहाँ का H डिसोसिएट करेगा, H माइनस निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर। दो एल्कीन का एडिशन होना है तो सदैव इसी तरीके से किया जाता है। इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा, ये इंटरमीडिएट जो होता है क्या बनता है, कार्बोकटायन बनेगा, तो कंसंट्रेट H2SO4 बनेगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स इज गिवन बिलो। आपको बताना है कि डिक्रीजिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, बताइए भाई। इधर देखिए, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 बॉन्ड लेंथ होती है। यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहां पर देखिए, ये जो CHO है, यहां पर का CHO ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, यहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, यहां भी कॉन्जुगेशन होगा। अगर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बोनिल की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से इसी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, थर्ड की सबसे ज्यादा हो गई, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचे इसमें, देखिए इसमें क्या है, केवल कॉन्जुगेशन है, यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है आल्सो हमारा बॉन्ड लेंथ को घटाता है, तो अगर बॉन्ड लेंथ को घटा रहा है, तो सॉरी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ को बढ़ने के कारण से इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में घट जाएगी। तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसके इन दोनों में इसकी होगी, क्योंकि इसमें केवल कॉन्जुगेशन है, इसमें बॉन्डिंग भी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए, आज का आपका पेपर खत्म हो जाता है। देखिए, हमने पहले भी बताया था, आप लोगों की क्लास ऐप पर ही कल या परसों से शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को एडमिशन लेना है वह दिए गए नंबर पर कॉल करके ऐप को डाउनलोड कर लें और 149 रुपीज पर मंथ में आप लोग पढ़ सकते हैं। पर मंथ फीस है आपकी 149 रुपीज। आप लोग को 149 में पूरा प्रैक्टिस सेट 1 महीने का दिया जा रहा है। इससे सस्ता एक दिन का देखा जाए तो आपको मैक्सिमम कितने रुपए का पड़ रहा है, 5 रुपीज का, एक चाय के बराबर
मार्केट में एक चाय की कीमत 5 रुपए है मिनिमम, और 5 रुपए पर डे की चाय के बराबर ही आपसे फीस ली जा रही है। ठीक है, तो अभी क्लास थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है फिनाल की। फिनाल आज टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। कुछ ही देर में क्लास, मुश्किल से 5 से 7 मिनट बाद आपकी क्लास फिनाल की शुरू हो जाएगी। सर आपने यह क्वेश्चन कहां से पिकअप किया है? रेशो क्या हुआ भाई? क्या क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बताइए। क्वेश्चन बेटा मेरे पास बुक्स हैं, उन्हीं बुक्स के क्वेश्चंस हैं। अपने से क्वेश्चन मैं बनाता हूं, कुछ क्वेश्चन अपने से बनाता हूं, कुछ बुक का देखता हूं। जो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है मैं उसको आपके टेस्ट पेपर में रखता हूं। मेरा प्रयास है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दें हम आपको। आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में L1 क्लासेस प्रयागराज डाल के आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, आपको डाउनलोड हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस नंबर पर आप कॉल करके पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। गुड्डू जी 30 क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस होगा। अभी आप रुके रहिए, आपको मैं पूरा यूपी जीआईसी का कराऊंगा, एलटी का भी कराऊंगा पीवाईक्यू, और टीजीटी का भी कराऊंगा, और साथ में आपका पीजीटी भी कराऊंगा। जब इनको करवाएंगे तो मैराथन क्लास लिया करेंगे, जिससे गुड्डू पंडित जी, गुड्डू जी 60 क्वेश्चन बहुत लंबा हो जा रहा है। क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे आपको, उसके लिए आप परेशान ना हो। सबसे प्लस आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। देखिए ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में आपका कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगता है, उसका टाइप करवाना है, सब कुछ करवाना है। तो इसलिए हमने 30 क्वेश्चन रख रहे हैं कि जिससे कि आपका कंटेंट सबसे अच्छा मैं दे सकूं आपके लिए। आप जितने भी, हम ये नहीं कहते, जितने क्लासेस चल रहे हैं आप L1 क्लासेस के क्वेश्चंस को देखिए, देखिए और कोचिंगों के क्वेश्चंस देखिए तो पता चलेगा क्या टारगेट विथ रेशो। हाँ सर 50 कर दें, नहीं हम बढ़ा देंगे। क्वेश्चन का थोड़ा कलेक्शन करना है, कलेक्शन हो जाए ज्यादा क्वेश्चन तो हम बढ़ा देंगे क्वेश्चन की संख्या। ठीक है, तो जुड़ने के लिए हमको इस नंबर पर कॉल करके आप एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म हो रही है। बस 5 मिनट बाद आपकी फिनाल की लेक्चर शुरू होने जा रहा है। फिनाल की क्लास आपकी तुरंत शुरू होने जा रहा है। 5 मिनट बाद फिनाल टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, तो आप लोग तब तक चल लीजिए और के लिए तैयार हो जाइए। चलिए भाई, ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने परिचितों को। ठीक, ओके भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग।